अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ग्रीष्मकालीन ग्वार की अधिक उपज के लिए वैज्ञानिक तरीके से बुवाई। अधिक बाजार भाव हेतु हल्दी की घुटाई और प्रोसेसिंग पर जानकारी। ग्रीन हाउस का महत्व और वीट ग्रास लगाने पर जानकारी। हमारे राज्य में गम हेतु ग्वार की खेती खरीफ और जायद दोनों ही मौसम में किसान भाई करते हैं और हमारे जो किसान इसकी खेती जायद मौसम में करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो वो अधिक उपज के लिए ग्वार की कौन कौन सी उन्नत किस्म का चुनाव करें तथा इसकी वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉक्टर BS कंषाना। आज मैं आप लोगों को ग्वार की फसल के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ कि ग्वार एक महत्वपूर्ण शुष्क दलहन फसल है। शुष्क दलहन फसल से तात्पर्य ऐसी फसल है जो कम से कम पानी में या कम से कम वर्षा की स्थिति में भी आसानी से सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। ग्वार गम बनाने में ग्वार का उपयोग किया जाता है। ग्वार गम एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जिसकी बाजार में काफ़ी कीमत मिलती है किसानों को। इसी कारण से पिछले कुछ समय से ग्वार की भी कीमत बाजार में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और कई किसान ग्वार का उत्पादन कर सफल उत्पादन कर अच्छा खासा जो लाभ है वो अपनी खेती से प्राप्त कर पा रहे हैं। जहाँ तक प्रजाति का सवाल है, आजकल बाजार में HG 365, HG 563 और RGC 1003 ये बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं जो हमारे क्षेत्र में बहुतायत में लगाई जा रही हैं, अपनाई जा रही हैं और ये 135 से 40 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। अतः इनको किसी भी सिस्टम में, चाहे वो ग्वार चना सिस्टम में, ग्वार सरसों सिस्टम में, ग्वार धान फसल चक्र में हम आसानी से समाहित करके और अपनी जो भूमि है या अपनी जो संसाधन है कृषक के पास, उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने ग्वार की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं खेत की तैयारी, उर्वरक प्रबंधन और ग्वार की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक के बारे में। तो खेत की तैयारी करते वक्त हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खेत को अच्छी तरीके से हम जोत के 2 बार कल्टीवेटर चलाकर और पाटा लगाकर खेत का समतल कर लें। इसी प्रकार से ग्वार की फसल के लिए जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, पोषक तत्वों के लिए हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फोर और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगर इसमें DAP का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 130 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता हमें होती है, जिससे नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी मात्रा हमारी फसल को प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर हम 7 से 8 किलोग्राम प्रति बीघा या 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करते हैं तो हमारे पोटास की आवश्यकता भी इससे पूरी हो जाती है। किसान भाइयों, गर्मी में ग्वार की बुवाई हेतु 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है तथा ग्वार की फसल को भूमि तथा बीज जनित फफूंदी रोगों से बचाने के लिए बीजों को कार्बेडाजिम दवा की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके पश्चात राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ही बीजों की बुवाई करें। उसके उपरांत ग्वार की बुआई
40 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर की जो रो स्पेसिंग है उसके आधार पर हमें अपने खेत में ग्वार की बुआई करनी चाहिए। ग्वार की फसल का जो बुआई है वो हम फरवरी आखिर में और मार्च में 15 मार्च तक आसानी से कर सकते हैं। इस अवस्था में करने से हमें जो जून फर्स्ट वीक तक या जून मतलब लास्ट जून तक हमें ग्वार की फसल प्राप्त हो जाएगी। ग्वार की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे ग्वार की फसल का सही विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। क्योंकि किसी भी फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी के कारण से होता है तो वो खरपतवारों के कारण से होता है। तो किसान भाइयों को खरपतवार प्रबंधन का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें अपने खेत में 20 से 25 दिन की फसल अवस्था में एक बार हाथ से निदाई कराना आवश्यक है, अथवा फ्लूक्लोरालिन दवा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 या 3 दिन के अंदर प्री इमरजेंस अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो खरपतवारों से हम अपनी फसल को काफी हद तक बचा सकते हैं। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप ग्वार की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। ग्वार चूँकि पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए आसानी से कम पानी की दशाओं में उगाई जा सकती है और इसमें बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, जबकि फूल आने की अवस्था के पूर्व यदि बरसात काफ़ी समय से नहीं हुई है और बहुत लंबा गैप है और पानी की बहुत कमी खेत में देखी जा रही है, तो वैसी अवस्था में एक सिंचाई करना या दाना भरने की अवस्था में एक सिंचाई करना पर्याप्त होता है। इसमें साधारणतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, मगर अगर एक सिंचाई भी इसको मिलती है तो ये अच्छी खासा उत्पादन अपने को प्रदान करने में सफल होती है। और इस प्रकार से हम गर्मी में जिन किसानों के पास सिंचाई का सुनिश्चित साधन है, उन किसान भाइयों को हम ग्वार की एक अतिरिक्त फसल साल में देने में सक्षम हो पाएंगे और वो किसान भाई इससे अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई हल्दी की खेती करते हैं, लेकिन उनको हल्दी की खुदाई और खुदाई के बाद उसे उबालने तथा घिसकर साफ करने में अधिक धन खर्च करना पड़ता है, जिससे आपको कम लाभ मिलता है। तो हल्दी की खुदाई के बाद का खर्च कम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान मुकेश पोदार। किसान भाइयों, हल्दी की विभिन्न किस्मों के पकने की अवधि 8 से 9 महीना तक होती है। अतः फसल तैयार होने से 30 दिन पहले पत्तियों को काट देना चाहिए। साथ ही साथ पत्तियों की कटाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। उसके बाद हल्दी की खुदाई पारंपरिक तरीके से खुरपी या कुदाल की सहायता से कर सकते हैं। इस विधि से खुदाई करने पर समय और श्रम दोनों अधिक लगता है, लेकिन यदि आप हल्दी की खुदाई ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा करते हैं तो समय और श्रम की बचत होती है। ये हल्दी का जो है ना, हम लोग उबाल करते हैं। हल्दी का उबाल हम लोग पहले कढ़ाई में भर देते हैं, फिर उसको पन्नी लगा के ढक देते हैं, फिर अंदर में हम लोग 8 कुंटल माल भरते हैं और 4 ड्रम पानी देते हैं। और उसमें होता क्या है, पन्नी से ढक के बोरा से ढक देते हैं और लकड़ी लगाते लगाते उसका भाप से अपने आप वो पूरा फूल जाता है। पूरा फूलने के बाद हम लोग खुद पहचान जाते हैं जो हल्दी उबल गया। पारंपरिक तरीके से हल्दी को उबालने में अधिक समय लगता है और सभी कंदों का पकाव भी समान रूप से नहीं होता, लेकिन आप वाष्प द्वारा संयुक्त रूप से हल्दी पकाने वाले यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें कम समय लगता है तथा इन कंदों को सुखाने में 4 से 5 दिन ही लगता है। साथ ही इस प्रकार के कंदों में चमक और रंग अधिक आता है।
इस यंत्र से एक दिन में 10 टन हल्दी पकाई जा सकती है। हल्दी उबालते समय इसकी परिपक्वता की पहचान के लिए हल्दी को बीच से तोड़ने पर पीला वाला भाग तार जैसा दिखाई देता है। या पकी हुई हल्दी में माचिस की तीली सुगमता पूर्वक घुस जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हल्दी पूर्ण रूप से पक चुकी है। कंदों को सुखाने के लिए फटी पुरानी चादरों, साड़ियों अथवा जूट के बोरों का प्रयोग करना चाहिए। इससे कंद चपटे नहीं होते। कंदों को 3-4 दिन सुखाने के बाद प्रोसेसिंग करना चाहिए। सुखाने के बाद इसको करते हैं जो किसान लोग तो करते हैं क्या, नादी में लात से रगड़ करके उसको कलर बना लेते हैं, मगर उसका कलर उतना नहीं आ पाता है। हम लोग एक मशीन रखे हुए हैं जो मशीन से 25 से 30 मिनट में 4 कुंटल माल रगड़ा करके राइमर हो जाता है, जिसका कलर बहुत तेज होता है। और मार्केट में उसका जो है लात से घरा हुआ और मशीन से घरा हुआ जिसमें 200 रुपये का डिफरेंस बिकता है, तेज बिकता है। मशीन का कीमत तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये पड़ जाता है। और इसमें 2 ब्लॉक रहता है लगा हुआ, ब्लॉक और बैरिंग। ब्लॉक बैरिंग के सहारे ड्राम को लटकाया जाता है। इसमें 22 इंची की पुल्ली एक ठो रहता है। सेकेंड पुल्ली इसका 24 इंची का रहता है, जिसके जरिए दोनों बेल्ट चलता है। और हम लोग तो 5 HP का इंजन से चला लेते हैं, कहीं कहीं 10 HP भी चलता है। इसका फाइन बेल्ट, फर्स्ट फाइन बेल्ट हम लोग देते हैं ड्राम से पुल्ली का फर्स्ट फाइन बेल्ट देते हैं 10 फीट का। और दूसरी बड़ा इंजन से बड़ा फ्राइबिल पे डालते हैं, उसका हम लोग डालते हैं 25 फीट का पट्टा डालते हैं, जिससे ही वो नचते रहता है। ये हल्दी रगड़ने का खर्च तो लेबर से अगर किया जाए तो 1 कुंटल माल एक लेबर रगड़ेगा, जिसका चार्ज 200 रुपया है प्लस खाना खाता है। और मशीन से तो हम 4 कुंटल माल आधे घंटे में ही रगड़ लेते हैं, जिसका चार्ज हमको पड़ता है 4 कुंटल का मात्र 200 से 300 रुपया। अच्छे बाजार भाव के लिए कंदों पर पॉलिश करना जरूरी होता है। इसके लिए पॉलिशिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिए। पॉलिश करते समय अंतिम 5 मिनट पहले 1 क्विंटल हल्दी में 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला देने से उसका रंग अधिक गहरा हो जाता है। कोई भी आदमी इस हल्दी को रगड़वाते हैं तो फिलहाल उसको भर दिन रहना पड़ता है। हमको तो आधे घंटे में ही सारा काम हो जाता है। भर दिन का काम आधा घंटा में कर लेते हैं, समय की बचत होता है और रुपये का बचत आधा से बेसी हो जाता है। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छोटे और बड़े कंदों को अलग अलग छांटकर जूट के बोरों में भर देना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करने लगे हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि नई तकनीक से खेती करने पर किसानों को कम समय में अच्छी आय मिल जाती है। तो आज आपको राजस्थान राज्य के गांव किरतपुरा जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी से मिलवाते हैं, जो कि ग्रीन हाउस में व्हीट ग्रास लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि ये ग्रीन हाउस में व्हीट ग्रास की खेती किस तरह से करते हैं। जब हमने ग्रीन हाउस लगाया तो हमारे एक सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि वो जब बिजली की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूरे राजस्थान में ही है, हमारे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब तो हमने फिर गवर्नमेंट से हॉर्टिकल्चर से कांटेक्ट करके हमने एक छोटा सोलर लगाया, जिससे इस सोलर का हमने एक होद बनाया जिसमें हमने पानी भर दिया और इस सोलर से हमने कनेक्शन कर दिया। अब जब सोलर वही सुबह हम 8 बजे से इसको ऑन करते हैं, शाम को 6-7 बजे तक चलता है। ये 2200 वाट का हमने लगाया है, जो हमारी इसमें 50,000 रुपये के लगभग लागत आई, और हमने ये 50,000 रुपये बिजली का यदि बिल माने तो 1 साल में हमने वसूल कर लिए। जब सोलर को ऑन कर देते हैं तो सोलर का पानी इस फिल्टर के अंदर आता है। ये फिल्टर है जो पानी को फिल्टर करता है। यदि पानी में मिट्टी के कारण या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहीं पे रह जाएगी। इसके बाद में पानी बिल्कुल फिल्टर बाहर निकलेगा। ये पानी को फिल्टर कर देता है पूरी तरह से। फिर ये पानी चला जाता है इस ग्रीन हाउस के अंदर।
ग्रीन हाउस में आप बेमौसमी सब्जियों की खेती करके आसानी से ले सकते हैं अधिक आय। और जो किसान भाई इस ग्रीन हाउस को लगवाना चाहते हैं तो इस पर सरकार द्वारा कितना अनुदान है, आइए जानते हैं इन्हीं से। जब पानी ग्रीन हाउस के अंदर आ जाता है तो हम इसमें एक सिस्टम लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कि इसमें नीचे वो लाइनें बिछाते हैं। लोग जो सब्जियां उगाते हैं तो वो नीचे की लाइन डाल देते हैं जिससे कि वो उनकी जड़ों में पानी बूंद बूंद में चला जाए वो ड्रिप में। और एक ये ऊपर का लाइन है जो जिसको फोगर बोलते हैं। ये क्या है कि इसमें टेम्परेचर डाउन करने के लिए ये ऊपर का सिस्टम होता है। इसको यदि अपन गर्मियों में जब बाहर 45-50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो एक तो ये डबल लेयर हो जाती है। एक ये जो ऊपर लाइन आप देख रहे हैं इसके अंदर भी ये पानी शुरू ऑन हो जाता है तो उसके बाद में इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसको फोगर बोलते हैं। ये कोहरा टाइप कर देता है, धुंध टाइप, और इससे टेम्परेचर इसका लगभग 30 डिग्री 32 डिग्री तक आ जाता है गर्मियों के टाइम में भी। तो अपन बेमौसम की कोई भी सब्जियां या कुछ भी अपन करें तो बेमौसम का कर सकते हैं इसके अंदर, और इजी वे में हो जाता है। और इसमें गवर्नमेंट की 75% सब्सिडी थी पहले जब हमने लगवाया 3 साल पहले। आजकल 60% है तो भी गवर्नमेंट काफ़ी इसका फ़ायदा दे रही है। अब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी सामान ये सारा अपने को गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। किसान भाइयों, ये ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, बल्कि ये व्हीट ग्रास लगाकर इसका पाउडर बनाते हैं जिससे इन्हें अधिक लाभ पहुंचता है। तो किस प्रकार से करते हैं ये व्हीट ग्रास की खेती, ये भी हम आपको बताते हैं। लोग इसके अंदर ग्रीन हाउस के अंदर एक ही चीज़ मानते हैं कि इसमें सब्जियां होती हैं, लेकिन हमने जब से इसको ग्रीन हाउस को लगाया हमने कभी सब्जी इसके अंदर नहीं उगाई। हम इसके अंदर व्हीट ग्रास करते हैं। हमने ये आप देख रहे हैं कि इस 4050 स्क्वायर मीटर में ये आधा पार्ट 2000 मीटर का हमने इसको तैयार कर दिया। इसमें हमने 5 क्विंटल गेहूँ डाले हैं और 5 क्विंटल डाल के इसमें हमने ये मैच दे दिया। अब ये उग जाएंगे 3-4 दिन 5 दिन बाद में। जब ये 15 दिन के हो जाएंगे लगभग 3 या 4 इंच के, तो उस टाइम इनकी कटिंग करवा देंगे। और कटिंग करवाने के बाद में उसको वो ड्रायर में सुखाएंगे, उसके बाद में इसका पाउडर बनाएंगे। वो व्हीट ग्रास पाउडर हम मार्केट में सेल करते हैं। तो हमने ये देखा कि इसका जो बेनिफिट है वो सब्जी से भी ज़्यादा आता है। व्हीट ग्रास का सब्जी से काफ़ी ज़्यादा आता है इसमें। हम 3 साल से रेगुलर इसके अंदर व्हीट ग्रास करते हैं और पूरे साल की लगभग 10 फसल लेते हैं इसके अंदर हम, और हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और मैं मानता हूँ कि यदि हर किसान इस चीज़ को अपनाए तो उसको और कुछ खेती में जो वो बहुत पुरानी खेती है, सरसों गेहूँ चना, जो ये गया ज़माना, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई। नई टेक्नोलॉजी में खर्चा कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें ये चीज़ हमने जब से की है व्हीट ग्रास, हम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। हम जो हमारे जो खेती अदर करते हैं उससे तो ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट इसी में व्हीट ग्रास, इसी में ग्रीन हाउस में ही होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुनापुरा, जिला मुरैना के कृषक सतीश शर्मा ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सतीश शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो है थनैला की। इस बीमारी में पशुपालक को ये ध्यान रखना चाहिए कि यह बीमारी मिट्टी जनित बीमारी होती है और पशुओं में ये बीमारी मिट्टी से उसके थनों तक पहुंचती है और उसके बाद ये समस्याएं पैदा करती है। किसान भाइयों, थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारतवर्ष में गायें, भैंसें एवं अन्य पशु इस रोग से पीड़ित हैं। इसके कारण दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी से होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। थनैला रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचानें। और इसकी पहचान करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। उसमें जिस समय आप पशु का दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के जो लास्ट का दूध होता है उस दूध में अगर आपको कोई भी परिवर्तन नज़र आ रहा है, वो इस तरह से हो सकता है कि उसमें खून के चेचड़े हो सकते हैं या कोई भी पस जैसा नज़र आ सकता है, उसमें बदलाव हुआ हो दूध में। तो अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ये समझ जाना चाहिए कि थनैला की ये पहली स्टेज है और शुरुआत हो रही है।
उस समय अगर पशुपालक अपने पशुओं का इलाज करवा लेता है तो बहुत ही सस्ते में और पूर्णतः पशु ठीक हो जाता है। इसकी दूसरी स्टेज होती है कि अगर आपने इस स्टेज पर ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद पशुओं के थनों में सूजन आती है, ऐन में सूजन आती है। ये इसकी दूसरी स्टेज है। अगर आप इस स्टेज तक भी इलाज करवा लेते हैं तो आपका पशु अच्छी तरह से ठीक हो सकता है। इसके बाद इसकी तीसरी स्टेज आती है। उसमें क्या होता है कि पशु के जो थन हैं वो फटने लगते हैं और उसके अंदर कड़ापन आने लगता है। जिस समय पशु के थनों में या ऐन में कड़ापन आ जाता है, इसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। इस स्टेज में पशु को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि पशुओं के दुग्ध कैनाल जो होती है, दुग्ध नलिका होती है, वो एकदम ब्लॉक हो जाती है और उससे दूध आना बंद हो जाता है। तो ये तीसरी स्टेज है, इसलिए आपको यहाँ तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर में ही आप इसका इलाज करवा लें तो आप अपने पशुओं को इस भयंकर बीमारी से आसानी से बचा सकते हैं और शुरुआत में बहुत ही कम पैसों में आपका इलाज भी हो जाता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? जिस स्थान पर वो अपने पशुओं को रखते हैं उस जगह को हर 10 दिन के बाद पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई के नाम से भी जानते हैं, इस दवाई का घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया, इसके माध्यम से भी वो इस बीमारी से काफ़ी हद तक अपने पशुओं को बचा सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जिस समय वो अपने पशुओं का दूध निकालते हैं, दूध निकालने के तुरंत बाद इसी लाल दवाई का घोल बना के उन चारों थनों को उसमें डुबो दें, ताकि अगर उसके बाद पशु ज़मीन में बैठ भी जाता है तो उससे इस बीमारी से बचाया जा सकता है। जो भी जीवाणु, विषाणु या परजीवी इस बीमारी को पैदा करते हैं, उन्हें ये दवाई मार देती है। एक और तीसरा तरीका ये हो सकता है इस बीमारी को बचाने के लिए कि जिस समय आप पशुओं का दूध निकाल रहे होते हैं उससे 2 घंटे पहले आप पशुओं को चारा ना खिलाएं। जैसे ही आप दूध निकाल लेते हैं उसके तुरंत बाद आप पशुओं को चारा खिलाएं। जब आप चारा डालते हैं तो उस चारे को खाने में पशु को 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है और उस दौरान जो दुग्ध कैनाल खुली होती है, दुग्ध नलिका, वो बंद हो जाती है और बाहर से किसी भी इन्फेक्शन या गंदगी का अंदर जाने का जो चांस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पशुपालक भाई अपने पशुओं को इस थनैला की समस्या से बचा सकते हैं। यदि गाय भैंसों में थनैला रोग हो जाता है तो आप किस प्रकार से करें इनका उपचार, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए कुछ दवाएं हैं जो पशुपालक अपने लेवल पर भी कर सकता है। एक दवाई आती है कि अगर पशुओं में सूजन आई है उसके थन में, तो एक थ्राम्बोफिन के नाम से आती है दवाई, उसको उसके थनों पर वो लगा सकते हैं। एक और दवाई आती है, अगर ज़्यादा ही इन्फेक्शन है, ज़्यादा समस्या है, तो एक पेंडिस्ट्रिन एसएच के नाम से ट्यूब आती है, वो उसके दुग्ध कैनाल के अंदर चारों थनों में लगा देना चाहिए। इसके साथ साथ एक और सावधानी रखना चाहिए। अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी पशु में इस समस्या से पशु ग्रसित है तो उस पशु का दुग्ध सबसे बाद में निकालें। पहले जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उनका दुग्ध निकालें, उसके बाद में निकालें, क्योंकि जब हम दूध निकालते हैं तो उसका जो भी इन्फेक्शन होता है वो हमारे अन्य स्वस्थ पशुओं में भी फैलता है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो भी सबसे बाद में निकालें जो पशु इस समस्या से ग्रसित है। इस तरह से किसान भाई अगर अपने पशुओं की साफ सफाई रखें और इस तरह से ध्यान रखें तो इस भयंकर समस्या से वो अपने पशुओं को बचा सकते हैं और बहुत बड़े नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पौड़ी, जिला कटनी के कृषक गणेश पटेल ने। यह मुर्गियों के संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गणेश पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गों और मुर्गियों में जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं और जो अंडे उत्पादन के लिए पाले जाते हैं उसमें कुछ आहार संबंधी जानकारी लेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मांस उत्पादन के लिए जो पाले जाते हैं जिन्हें कि सामान्यतः हम ब्रॉयलर कहते हैं, उसमें आहार की बात करें तो जो शुरुआत में जो इनका फीड होता है ब्रॉयलर स्टार्टर, उसके अंदर प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 22 से 24% होता है और एनर्जी की मात्रा 2900 किलो कैलोरी होती है। जबकि ये होता है 0 से 4 हफ्ता तक, और 4 सप्ताह के बाद में ब्रॉयलर फिनिशर राशन यूज किया जाता है जिसके की अंदर प्रोटीन की मात्रा 20 से 22% और ऊर्जा की मात्रा 3000 किलो कैलोरी होती है।
शुरुआत में प्रोटीन मात्रा इसलिए ज़्यादा दी जाती है क्योंकि इस टाइम में मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके जो आहार में है प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है। और बाद के अंदर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए उस टाइम में एनर्जी की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। जैसे कि चूज़ों में ब्रॉयलर चूज़ा और लेयर चूज़ा में केवल आहार में जो प्रोटीन की परसेंटेज है उसका अंतर होता है और एनर्जी का अंतर होता है। चिक स्टेज है उसके अंदर अपन 2650 ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ग्रोअर स्टेज में 2550 की और लेयर स्टेज में 2750 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन परसेंटेज वैसे ही चिक स्टेज में इसमें 18%, ग्रोअर स्टेज में 19% और लेयर परसेंट में 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पर जब मुर्गियों में अंडों का उत्पादन शुरू हो जाता है तब उसको कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसको बाहर से हम मार्बल चिप्स ग्रिट उसके आहार में मिलाते हैं जो कि 5 से 8% तक मिलाया जाता है। और अगर किसान जो आहार है इनका अगर अपने फार्म पे बनाता है तो सामान्यतः 55% तक इसमें हम मक्का यूज़ करते हैं। उसके ऊपर डी-ऑयल्ड राइस ब्रान, फिश मिल और प्रोटीन सोर्स के लिए जीएनसी, ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड केक, सोया केक ये यूज़ किए जाते हैं। कुछ जगह जहां अवेलेबिलिटी हो वहां फिश मिल भी यूज़ किया जा सकता है जो कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। और मिनरल के लिए मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया फिर लेयर है तो लेयर में हम एक और भी ऐड कर देंगे मार्बल चिप्स जो कि 5 से 8% तक इनको खिलाया जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की वैज्ञानिक तरीके से बुवाई। बटेर पालन करके अधिक आमदनी ले रहे एक किसान से खास मुलाकात। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।